अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नारोवाल में मौजूद हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुकाबला मुस्लिम लीग का अपने ही साथ है। एक शहर में जलसा होता है और वहाँ से अगले शहर का जो वो टारगेट शुरू हो जाता है। सियालकोट से अगर हरूनाबाद बढ़ा था तो कल यहाँ पर क्या होने वाला है। हमारे साथ हैं चौधरी एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वेलकम टू नारोवाल। सर थैंक यू वेरी मच। सर इस वक्त तो मुकाबला मुस्लिम लीग नून में ही हो रहा है, सियालकोट से हरूनाबाद और हरूनाबाद के बाद यहाँ पर और कल स्वात में। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चॉइस नहीं है सवाए ये कि वो हमारे कायद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को समझते हैं कि वो मुल्क की तरक्की की वाहिद ज़मानत है। और इस वक्त जितनी जमातें मैदान में हैं सब आजमाई गई हुई हैं, और मुस्लिम लीग नून का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उसकी खिदमत का रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से उसकी खिदमात हैं, वो इतनी स्टैंड टॉल करती हैं किसी और की जमात के मुकाबले में कि चॉइस ही नहीं है। और इस वक्त मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो इस दलदल से, मुआशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकती है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लोगों का रुझान, लोगों का रुख, हम तो इलेक्शन कैंपेन में हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग के जो पिछले इलेक्शन में या तो हमारे ख़िलाफ़ थे या वो पीटीआई के साथ थे, अब वो मुस्लिम लीग नून में जैसे कह लीजिए जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। और वो समझते हैं कि उनकी उम्मीदें अब नवाज शरीफ साहब से और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। सर जाहिर है नारोवाल से हटकर आप जफरवाल में जलसा कर रहे हैं, कायद की बेटी आ रही, क्या मुराल है, कैसा मुराल है? नारोवाल की जगह ये जफरवाल का इंतखाब क्यों किया? जी, जफरवाल का इंतखाब इसलिए किया है कि ये हमारे ज़िले का मिड पॉइंट है। हमारे ज़िले की 3 तहसीलें हैं, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़। तो ये एक मिड पॉइंट है जिसमें शकरगढ़ से भी लोग आ सकते हैं, नारोवाल से भी आ सकते हैं और जफरवाल से भी आ सकते हैं। और मैं ख़ुद भी जफरवाल से उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली की नशस्त में, तो इसलिए हमने सबके मशवरे से फ़ैसला किया कि जफरवाल में ये जलसा किया जाए ताकि हर तरफ से लोग इसमें शरीक हो सकें। बिल्कुल ठीक है। सियालकोट में भी कहा गया जी क्लीन स्वीप कर रहे हैं और आज हरूनाबाद में भी, तो क्या नारोवाल में भी क्लीन स्वीप है? सर देखिए, नारोवाल में तो हमने 2018 में जब बहुत मुखालिफ हवाएं थी तब भी तकरीबन क्लीन स्वीप किया था, सिवाय एक सीट के। तो अब तो इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमारे खिलाफ कोई ब्लोअर नहीं चल रहा और हम आवाम की तायद से इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे। नारोवाल को फिर साबित करेंगे कि ये हमारे कायद नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का किला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अपने ही एक पुराने दोस्त के साथ भी मुकाबला है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, इस वक्त देखिए लोग मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और लोग इस वक्त समझते हैं कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना या किसी और छोटी जमात को वोट देना अपने वोट को ज़ाय करने के मुतरादिफ है। तो लोगों का रुझान मुस्लिम लीग नून के साथ है। इंशाल्लाह शेर हर तरफ गूंजेगा और कामयाब होगा। प्रोफेसर एहसन इकबाल पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके जलसे को ख़राब कर रहे हैं, उन पर छापे पड़वा रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि आप पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगेगा? देखिए, जो लोग अपनी शिकस्त देख रहे हों तो उन्हें अपनी शिकस्त से बचने के लिए कोई कहानी ढूंढने की ज़रूरत है। और हमारे इधर ज़िले में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका गुजारा ही कहानियों किस्सों के ऊपर होता है, तो ये कहानी से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। मैं कोई पहली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुका हूँ और इस ज़िले के तमाम अवाम जानते हैं कि मेरी जो सियासत है वो अमन की, तालीम की और तरक्की के पैगाम की सियासत है। और हमने कभी किसी इंतज़ामिया का सहारा नहीं लिया इलेक्शन जीतने के लिए। पिछली दफ़ा जबकि जैसे मैंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ तमाम हवाएं चल रही थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है 1,61,000 वोट लिए और 71,000 वोटों की मार्जिन थी, लीड थी। और इसी वजह से आप देखिए कि जिन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, आज वो सब गायब है, मैदान से कोई भी नहीं है। मैदान से गायब है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, इससे हल्के से हटकर 2-4 सवाल और हैं। एक तो ये फरमाइए, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा हुई है। जब मियां मोहम्मद नवाज साहब को ये सज़ा हुई थी तो उनके कैम्प में तो बाकायदा मठियाइयाँ खाई गई थी, तो यहाँ पर कोई मठियाइयों खाने वाला सीन था या इसकी मजम्मत करते हैं या इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो सज़ा उन्हें 10 साल की हुई है, अदालत ने उनके साथ बहुत नरमी बरती है। अच्छा जी। जी, क्योंकि जिस नौयत का ये संगीन जुर्म है और उन्होंने साइफर उन्होंने अपने हल्फ की जो बैसियत वज़ीर आज़म उठाया था खिलाफ वर्जी की, और फिर उन्होंने ये इतना एक बड़ा वार किया पाकिस्तान की सफारतकारी या डिप्लोमेसी पर, जो हमारी या किसी मुल्क की डिप्लोमेसी होती है उसमें साइफर एक बड़ी
सीक्रेट चीज़ इसलिए होती है कि इसमें जो हमारे सफारतकार हैं वो अपना आज़ादाना तौर पे तज्जिया लिख के बैक होम भेजते हैं ताकि उसकी रोशनी में फ़ैसले किए जा सकें। इसी तरह जो उनके साथ दूसरे ममालिक के सफारतकार मिलते हैं वो भी एक खुले माहौल में बातचीत करते हैं, ये उनका तजिया बना के पेश करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने हरकत की, इसके नतीजे में ये होगा कि ना हमारा कोई सफ़ीर अपनी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देगा, वो एक सरकारी प्रेस रिलीज़ की तरह भेज देगा, और ना ही कोई दूसरे मुल्क का सफारतकार हमारे किसी सफारतकार से खुल के गुफ्तगू करेगा। वो भी मौसम पे बात करेगा, कोई खेलों पे बात कर लेगा, कोई किसी और ऐसी रस्मी बातचीत कर लेगा, तो वो भी खुल के हमारे लोगों से बात नहीं करेंगे। और हमारे अपने लोग खुल के अपना तजिया नहीं भेजेंगे कि पता नहीं पीछे घर में कौन क्या किस्सा या फसाना बना देगा हमारे साइफर का। तो ये पूरा जो एक कॉन्फिडेंस होता है इस सिस्टम का वो शेक हुआ। फिर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। फिर हमारे ताल्लुकात अमेरिका जैसे मुल्क से जो कि पहले ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर करें, हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि ख़राब हों, तो आप उसमें अपना हिस्सा डालें कि कोई अगर कमी रह गई है ताल्लुकात बिगाड़ने में तो आप इस तरह की एक थ्योरी घड़ें और उसको खड़ा कर दें। तो ये पाकिस्तान के रियासत के जो मफादात हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे उन्होंने खेला है। और जैसे ऑडियो लीक्स में उन्होंने कहा कि हम इस पर खेलेंगे, तो रियासत जो है वो क्रिकेट का मैदान नहीं है कि जिसमें आपने शॉट खेलनी है। इसमें तो आपको बहुत फरासत, जिम्मेदारी और मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे बैसियत वज़ीर आज़म, आपके इल्म में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जो आपके साथ आपकी कब्र में ही राज के तौर पे जानी चाहिए। तो अगर आप अपनी छोटी सी सियासत के लिए मुल्क के जो अहम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस तरह खेलेंगे और इस तरह इस्तेमाल करेंगे, फिर तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई सेक्शन ऑफिसर या ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो इन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है, अगर एक क्लर्क या एक सेक्शन अफसर से ये जुर्म मुर्तकब हुआ होता तो अभी तक तो वो बेचारा जेल में पहुंच गया होता और उसको पता नहीं कितने सालों की सज़ा हो जानी थी। तो खान साहब खुद ही कहते हैं ना कि वो कौमें तबाह होती हैं कि जिनके बड़ों और छोटों के लिए अलग-अलग कानून होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को की ख्वाहिश पूरी हो गई कि उनको भी उसी कानून की सज़ा होनी चाहिए कि जिसके तहत पाकिस्तान में कई सरकारी जो निचले दर्जे के मुलाजिम हैं उनको सज़ाएं हुई हैं कि जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया या सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की सीक्रेसी को मेंटेन नहीं किया। तो सब दो सवाल और हैं क्योंकि अब बड़े दिनों बाद हत्थे चढ़ गए हमारे। तो एक तो ये बताइए कि महंगाई एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और आपके हरीफ ये भी कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब का बड़ा हाथ है महंगाई में। तो हुकूमत मिलने के बाद इस चैलेंज को निपटने के लिए तैयारी पूरी। जो लोग मुझे महंगाई का जिम्मेदार करार देते हैं ना, वो अपनी नालायकी का सर्टिफिकेट पेश करते हैं कि दुनिया में कहीं मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है महंगाई का जिम्मेदार नहीं हो। क्योंकि महंगाई का ताल्लुक होता है आपके रुपए की कदर के ऊपर, उसका ताल्लुक होता है शराय सूद के ऊपर, उसका ताल्लुक होता है आपकी जो प्राइस ऑफ POL है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका ताल्लुक होता है आपकी यूटिलिटीज़ की प्राइसिंग के ऊपर। तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ है कि जो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर आता है। एक उसमें हिस्सा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव भी कि जो होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमतें अपना काम करें। तो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग तो सिर्फ डेवलपमेंट बजट को मैनेज करता है। तो अगर कोई मिनिस्टर प्लानिंग को ये कहे कि वो महंगाई का जिम्मेदार है तो वो खुद ही अपनी नालायकी का सर्टिफिकेट लोगों को दे रहा है। तो असल बात यह है कि महंगाई की जो कोर वजह है वो ये है कि जब खान साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने अपना ये मकसद मुतय्यन कर लिया कि हर वो चीज़ जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी मैंने उसको नल एंड वॉइड करना है। उसमें उन्होंने CPAC को भी ख़राब किया, उसमें उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी शुरू की। अच्छा, उस इंतकामी कार्रवाइयों का ये नुकसान हुआ कि हमारे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन जो है वो पैरालिसिस का शिकार हो गई। अफसरों ने दस्तखत करने छोड़ दिए और कहा जी हम कल को भुगतेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, ना फैसला हो ना सही। जब आपके मुल्क में फ़ैसले होने बंद हो जाएंगे और आपका कोई सरमायाकार सरमायाकारी नहीं करेगा तो उससे मुल्क की इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई, इकॉनमी क्रैश कर गई। और जब ये इन्होंने देखा कि हमारे रेवेन्यूज़ मीट नहीं हो रहे और उसके साथ रुपए के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ, इन्होंने कर्जे और लिए, इन्होंने डिवेल्यूएशन करनी शुरू कर दी और बगैर सोचे समझे। उस डिवेल्यूएशन से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, चूँकि हर चीज़ आपकी इंपोर्ट बेस्ड है, आपकी पेट्रोल से लेके जो कंज्यूमर आइटम्स हैं। फिर
एग्रीकल्चर को इन्होंने तबाह कर दिया। हमने 2018 में जब हुकूमत छोड़ी है तो गंदम में खुद कफील थे, चीनी में खुद कफील थे, कपास में खुद कफील थे। इनकी जो पॉलिसीज़ आई उनके नतीजे में गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ी, शुगर भी इंपोर्ट करनी पड़ी, कपास भी इंपोर्ट करनी पड़ी। तो ये जो एक हम पर एक फिर आखिरी इनके जो साल थे उसमें जब इन पे प्रेशर आया तो इन्होंने खुलेआम इंपोर्ट खोल दी कि हम ग्रोथ दिखा सकें। 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट पाकिस्तान की हाईएस्ट हुई, जिससे 50 अरब डॉलर का हमारा तजारती खसारा हो गया। अब वो तजारती खसारा हमारे सारे ज़र मुबादला के ज़खायर खा गया। जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होंगे तो आपका रुपए की कीमत पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा और उसी से फिर वो रुपया लुढ़कना शुरू हुआ। तो ये वो सारी, और फिर इस पे ऑन टॉप ऑफ दिस जब ये इकॉनमी सिंक कर रही थी और हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने आंखें बंद करके IMF से एक ऐसे मुआहदे पे दस्तखत किए कि जिसके बारे में हमने कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें मौजूद हैं, मेरी तकरीरें मौजूद हैं कि इन शराइत के नतीजे में पाकिस्तान में इतनी महंगाई आएगी कि कई बरस गरीब आदमी का तेल निकल जाएगा। और हमने उनको ये कहा कि आप जब IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं तो इन टर्म्स को स्टैगर करें। आप जब इन सब को अप फ्रंट ले आएंगे और एक शौक के साथ इकॉनमी पे ये गिराएंगे तो उससे एक बहुत बड़ी लहर आएगी। अगर आप इन्हीं चीज़ों को स्टैगर करके करें कि इकॉनमी एब्जॉर्ब कर सके तो उससे एकदम इतना दबाव ना आता। तो इन्होंने बहरहाल जो हर किस्म की सब्सिडी ख़त्म की उनके कहने पर, और एक आंखें बंद करके चीज़ों की कीमतें बढ़ाते गए। और एंड में मज़ा ये है कि फिर वो जो मुआहदा करके गए उस पर पूरा अमल भी नहीं किया और वो फिर मुआहदे पर अमल करना हमारे गले पड़ गया। क्योंकि जब हम गए IMF के पास अप्रैल 2022 के बाद, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि इमरान खान कौन है, शौकत तरीन कौन था, हमें ये पता है कि ये इस पे हुकूमत पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। या आप हमसे अगर चाहते हैं मामला करना तो इस पे अमल करें, अगर आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। अब उस वक्त ये चॉइस नहीं थी कि हम IMF से हट सकें, चूँकि पाकिस्तान एट ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट था। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सैल्वेज की वो सिचुएशन, IMF एग्रीमेंट को बहाल करके कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। और हमें कई सख्त शराइत जो हैं उसके अंदर जो लिखी हुई थी, फिर इमरान खान की बजाय हमें अपने ऊपर लेके उन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूँ कि आप अगर बाहर निकलें, आपको सड़क के किनारे कोई अपना अजीज़ इस हालत में मिले कि वो लहू लुहान है, उसे कोई टक्कर मार के फेंक दिया और वो सिसकियाँ ले रहा है, तो अब आप क्या ये सोचेंगे कि अगर इसको मैंने जान बचाने के लिए उठाया तो मेरा सफ़ेद बोस्की का नया जोड़ा मैं पहन के आऊँ ये ख़राब हो जाएगा? क्या आप ये सोचेंगे इसको मैंने अगर गाड़ी में डाला तो मेरे गाड़ी की पोशें सारी ख़राब हो जाएगी? आप उसको उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल लाते हैं। वहाँ पे अब डॉक्टर कहेगा भाई इसको मैं कोई कैंडी तो नहीं दे सकता, इसको तो कोई शायद मुझे कड़वी दवाई देनी पड़े, हो सकता है इसकी सर्जरी करनी पड़े, लेकिन उसके बाद फिर वो सेहतमंद हो जाता है। तो ये फ़र्ज़ हमें अदा करना पड़ा तारीख़ में, और ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि मुल्क से वाबस्तगी थी और एक मुस्लिम लीग नून का, जिसे कह लीजिए कि एक स्टेट्समैनशिप वाला रोल था कि हमने तमाम पार्टियों के साथ मिलकर मुल्क को उस बंद गली से निकाला। और अप्रैल 2022 में दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट करेगा। जब हमने हुकूमत छोड़ी अगस्त में 2023 में, तो दुनिया में कोई बंदा ये शर्त नहीं लगा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को उसके अपने पैरों पे खड़ा कर गए। अब 8 फरवरी के वोट के बाद, जैसा कि हमारे मंशूर में कहा गया है, अगले 5 सालों में हम पाकिस्तान को एक मुस्तकिल बुनियाद देंगे, जिससे कि हम एक मुस्तकिल ग्रोथ अगले 10 साल की, बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अब हमारा अगला हदफ 2047 होना चाहिए कि जब इस खित्ते में 2 मुल्क 100 साल की अपनी आज़ादी की जश्न मनाएंगे तो क्या हमारी अगली नस्ल, हमारे नौजवान, भारत के नौजवानों की आंखों में आंखें डालकर कह सकेंगे कि हमने आपसे बेहतर किया? दिस इज़ द चैलेंज। और इसके लिए जो अगले 25 साल की रेस है, अगले 5 साल बुनियाद फराम करेंगे। तो ये कौम को 8 फरवरी को एक बड़ा अहम फैसला करना है, मैच्योर फैसला करना है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि कोई ऐसा फैसला हो जिससे मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, इंतशार हो, फसाद हो। हमें अमन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकनॉमिक विजन की ज़रूरत है और एक इकनॉमिक लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है, जो 2047 को पाकिस्तान जब 100 साल पूरे करेगा तो हम भी कह सकें कि पाकिस्तान दुनिया की फ्रंट लाइन इकॉनमी बन चुका है। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी सवाल ये है कि सिर्फ नारोवाल में 5 यूनिवर्सिटियां हैं
और इसके अलावा हज़ारों मनसूबे मुस्लिम लीग नून बनवा देती है टीवियों पर, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुनाजरे से घबराती क्यों? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हमने कहा है कि आएँ मुनाजरा करें, लेकिन अपने लेवल पे करें। पहली बात तो ये है कि वो भी अंडर ट्रेनिंग है, खुद उनके वालिद साहब कह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपनी पार्टी के सरबराह नहीं हैं, उनके पार्टी के सरबराह उनके वालिद साहब हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब उनके बड़ों से ही बातचीत कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, हम खुद उनके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हमसे हैं बातचीत करें। मैंने तो उन्हें कई दफ़ा कहा है कि आप इतनी बड़ी दावे करते हैं और कारकर्दगी गिनाते हैं, चलिए आप कोई ज्यूरी मुकर्रर कर लें। लाड़काना आपका सियासी हेडक्वार्टर है, नारोवाल तो हमारा छोटा सा ज़िला है। मैंने कहा जी आप नारोवाल और लाड़काने का मुकाबला कर लें, अगर लाड़काना मेरे नारोवाल से बेहतर हुआ मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल आपके लाड़काने से बेहतर हो तो आप सियासत छोड़ दें। मेरा चैलेंज है उनको। ये चैलेंज आपका उनको ट्वीट करेंगे नारोवाल के लोगों के लिए सुबह के लिए को पैगाम? जी, नारोवाल के लोगों के लिए सुबह यही पैगाम है कि दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपके ज़िले में आ रही हैं। शकरगढ़ से, ज़फ़रवाल से, नारोवाल से, पूरे ज़िले से तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। वो हमारा फ़ख्र हैं, वो हमारे कायद का फ़ख्र हैं। जिस तरह से उन्होंने कायद की गैर मौजूदगी में इमरान खान की आमरीत को ललकारा, हम सब उन पे बहुत फ़ख्र करते हैं। वो पार्टी का सरमाया है। इंशाअल्लाह ताला कल